Assalamu alaikum everybody. Welcome to today's video on diplomacy as the part of International Law lecture series by Study River. Today we will be discussing about diplomacy, how it works, can diplomacy fail, we will see कि diplomat कौन होते हैं, what are their functions. We will also look into the diplomatic immunities कि जो diplomats हैं उनको क्या perks and privileges दिए गए हैं. So let's start with diplomacy. डिप्लोमेसी जो है दिस इज़ द स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन. इनिशियली जो है डिप्लोमेसी जिसको हम ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी कहते हैं, इनिशियली दैट वाज बिटवीन द स्टेट्स के स्टेट टू स्टेट जो है वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो रहे हैं थ्रू ऑफिशियल चैनल्स. कंटेम्प्रेरी डिप्लोमेसी में हम देखते हैं कि देयर आर सम नॉन ऑफिशियल चैनल्स जो कि हम टाइप्स ऑफ डिप्लोमेसी में पढ़ेंगे कि किस तरह से जो नॉन ऑफिशियल चैनल्स हैं, नॉन ऑफिशियल मीन्स हैं, उनको यूज़ करते हुए जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं स्टेट्स के उनको कंटिन्यू किया जाता है. सो बेसिक डिप्लोमेसी जो है जो इनिशिएट किया गया वो यही था कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में जब हम देखते हैं कि 1648 में जब नेशन स्टेट्स बन रहे हैं तो द फर्स्ट टाइम जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ऑफ दो स्टेट्स नेशन स्टेट्स के वो एक्सचेंज किए जा रहे हैं. इट डज़ नॉट मीन कि उससे पहले जो डिप्लोमेटिक प्रैक्टिसेस थी वो एग्जिस्ट नहीं करती थी. हमने अपने जो शुरू के लेक्चर्स हैं उसमें डिस्कस किया कि देयर वर टू सिस्टम्स इन यूरोप. वन वाज ग्रीक लॉ और द सेकंड वन वाज रोमन लॉ. ग्रीक लॉ में जब हम देखते हैं कि सिटी स्टेट सिस्टम है, लेकिन वहाँ पर भी जो ये डिप्लोमेटिक मीन्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं जो सिटी स्टेट्स हैं उनके रिलेशनशिप को रेगुलेट करने के लिए. रोमन लॉ में हमने देखा कि दैट वाज एक्सपेंडेड टू फॉरेन नेशनल्स एंड फॉरेन स्टेट्स. उसमें जो डिप्लोमेसी है, जो उसके मीन्स हैं, उसके जो मैकेनिज़म्स हैं, दैट वाज आल्सो एक्सपेंडेड. और ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद 1648 के बाद जो है नेशन स्टेट्स का जो एक सिस्टम बना उसमें जो डिप्लोमेटिक मीन्स यूज़ होने शुरू हुए. स्टिल अभी भी हम उनको ही फॉलो करते हैं एंड दिस इज़ अंडर द कोडिफाइड लॉ, कोडिफाइड इंटरनेशनल लॉ. दिस वॉज यूजली द कस्टमरी प्रैक्टिसेस जिसको कि कोडिफाई कर लिया गया और इंटरनेशनल लॉ बना दिया गया. जी, सो डिप्लोमेसी जो है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज द प्रोसेस बिटवीन एक्टर्स हु एग्जिस्ट विद इन अ सिस्टम एंड एंगेज इन प्राइवेट एंड पब्लिक डायलॉग टू परस्यू देयर ऑब्जेक्टिव्स इन अ पीसफुल मैनर. सो हम डिप्लोमेसी के बारे में पढ़ रहे हैं आज एंड दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. जैसे हमने यूज़ ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ा जिसमें हमने ये देखा कि फोर्स जब यूज़ करनी है तो किस तरह से करनी है. और फिर वी स्टडीड अबाउट IHL यूसेट बेलम के बारे में, यूसिन बेलो के बारे में हमने देखा कि जब फोर्स यूज़ होगी तो उसको रेगुलेट कैसे करना है. कंट्रेरी टू दैट डिप्लोमेसी जो है इट डज़ नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद दी यूज़ ऑफ फोर्स. तो डिप्लोमेसी में एवरीथिंग विल बी इन पीसफुल मैनर जिसमें कि आप वेपन्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं थ्रू फिजिकल मीन्स. फॉर मी डिप्लोमेसी इज़ एज ओल्ड एज ह्यूमन रेस. डिप्लोमेसी में मॉडिफिकेशंस हुई विद द एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ. जिस तरह से स्टेट्स बढ़ती गई, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बढ़ते गए, ग्लोबल इश्यूज जो हैं वो इमर्ज होते गए, उसी तरह जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं और जो डिप्लोमेटिक जो मैकेनिज़म्स हैं, जो प्रोसीजर्स हैं वो भी इवॉल्व होते गए. आई वुड नॉट से कि कुछ चेंज हुआ है बट वो इवॉल्व हुए हैं विद द टाइम जो कि इश्यूज होते गए हैं ज़्यादा. सो जो ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी है दैट वाज प्रैक्टिस्ड फॉर द एक्विजिशन ऑफ मैक्सिमम पावर थ्रू डिप्लोमेसी. जो डिफरेंट स्टेट्स थे दे यूज टू गेट मैक्सिमम पावर. बट जो कंटेम्प्रेरी डिप्लोमेसी है उसमें वी हैव सीन अदर एक्टर्स सच एज MNCs, मल्टीनेशनल कंपनीज सच एज इंटरनेशनल बैंक्स एंड इंटरनेशनल इंडिविजुअल्स जो कि इट कैन बी द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, इट कैन बी द प्रेजिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक. So the important thing which I need you to keep in mind that diplomacy is not foreign policy. ये एक बहुत गलत perception है कि जो diplomacy है उसी को ही लोग फॉरेन पॉलिसी समझते हैं और ये एक स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है कि जो फॉरेन ऑफिस है किसी भी कंट्री का वो ही फॉरेन पॉलिसी चला रहा है.
डिप्लोमेसी इज़ अ टूल टू इम्प्लीमेंट योर फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, इज़ वन ऑफ द टूल, इट इज़ नॉट द ओनली टूल. सो थ्रू डिप्लोमेसी, थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स यू आर, आप जो अपनी फॉरेन पॉलिसी है उसको रेगुलेट कर रहे हैं, ठीक है. सो डिप्लोमेसी जो है, जैसे हमने डिस्कस किया कि इट कैन बी सक्सेसफुल एंड इट कैन फेल एज वेल. सो जो पर्पस है डिप्लोमेसी का मेनली यही है कि अगर दो स्टेट्स के, दो से ज़्यादा स्टेट्स के दरमियान डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं या डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, वो क्यों हैं वो, द पर्पस इज़ टू स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप ऑफ दो स्टेट्स. डिप्लोमेसी जो है, जब हम जैसे हमने स्टेट रिकग्निशन पढ़ा, जब हम एक स्टेट को रिकग्नाइज करते हैं, सो द फर्स्ट थिंग वी डू इज़ टू स्टार्ट आवर डिप्लोमेटिक रिलेशन. जो पहली चीज़ होती है उसमें हम क्या करते हैं कि वी आस्क द अदर साइड के दे कैन एस्टेब्लिश एन एम्बेसी देयर, दे कैन सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव टू देयर कंट्री जो कि उसको एक्सेप्ट कर रही है, और द सिमिलर थिंग हैपन्स विद द जिसको एक्सेप्ट किया जा रहा है. So both countries exchange their representatives, they establish their embassies, and this is how जो diplomatic relations हैं they start. Other purpose of diplomacy is कि जो maximum benefit है, because now जो हम current contemporary era में देखते हैं, we are not resorting to war for everything. And the next purpose of diplomacy is to have a goodwill, a good gesture to the other countries. डिप्लोमेसी के थ्रू ये है कि व्हेन यू स्टार्ट एन एम्बेसी, व्हेन यू स्टार्ट लेट्स से डिप्लोमेटिक मिशन, और आप एक काउंसलेट आप अपना किसी और मुल्क में खोलते हैं, एक कमीशन बना रहे हैं, इन सब चीज़ों में आप क्या कर रहे हैं, एक स्टेट जो है वो दूसरी स्टेट के साथ अपने एक तो ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं थ्रू डिप्लोमेटिक मीन्स. डिप्लोमेटिक मीन्स का मतलब है देयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर देयर एंड दे आर रिप्रेजेंटिंग देयर कंट्री इन अनदर कंट्री, और उसमें दे कैन हैव कमर्शियल इंटरेस्ट, दे कैन हैव सिक्योरिटी इंटरेस्ट. सो इट डिपेंड्स कि किस कंट्री में उनको किस तरह के डिप्लोमेट्स की ज़रूरत है. वी विल डिस्कस अबाउट द जनरल प्रैक्टिस के किस तरह के कितने डिप्लोमेट्स जो होते हैं मौजूद होते हैं एक एम्बेसी में. जी, सो सक्सेसफुल डिप्लोमेसी का एक जो मेजर पर्पस है इज़ टू अवॉइड वॉर. When diplomacy fails, उसमें क्या होता है कि war can be started, ठीक है. So not necessarily every time diplomacy fails and you resort to war. This is not necessary. So क्या है कि diplomacy successful क्या है कि whatever आपके जो desired, आप जो benefits और whatever your aim is to, आप उसको जो achieve करना चाह रहे हैं, that would be through successful diplomacy. कि जो आप थ्रू निगोसिएशन, थ्रू पीसफुल मीन्स आप अपने जो इंटरेस्ट हैं उनको परसू कर रहे हैं. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, हम रिसेंटली एक कॉन्सेप्ट है सॉफ्ट पावर का जो कि जोसेफ नायल ने बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन स्टेट्स जो हैं वो जनरली प्रैक्टिस कर रही हैं आजकल. उसमें क्या है कि you do not resort to war and you do not go for the hardcore power. So what you do is you try to influence people with your culture and with your traditions. So when you are influencing people's mind, they are more prone towards accepting whatever you want to, you know, आप जो भी अचीव करना चाह रहे हैं, they'll accept that as a legitimate concern, ठीक है. So उसमें क्या है कि सक्सेसफुल डिप्लोमेसी में आपने जो अपने एम्स ऑब्जेक्टिव्स रख के whatever you are doing with diplomatic means, वो अगर आप अचीव कर लेते हैं, that is successful diplomacy. And the failure of diplomacy, according to Dr. Martin Brown, he is from the American International University in London. He says that if you are not talking and relations are completely broken, ठीक है. So diplomacy जो है वो एक तो यह है कि फेल हो गई, ठीक है, फेल हो गई कि आप निगोशिएट कर रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और आप अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं ले सके. दैट इज़ अनदर फॉर्म. फेलियर ऑफ डिप्लोमेसी क्या है कि देयर इज़ अ काइंड ऑफ कोल्ड एक सिनेरियो है कि जिसमें यू आर नॉट इवन टॉकिंग, आप के दरमियान कोई बातचीत भी नहीं हो रही है और आपकी जो रिलेशनशिप हैं वो भी उस तरह से स्ट्रेंथेंड नहीं है. वेदर इट्स स्पेशली इफ़ देयर इज़ नॉट इवन एनी बैक चैनल डिस्कशंस. जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि अब जो है कंटेम्प्रेरी एरा में हमारे पास देयर आर ट्रैक टू डिप्लोमेसी, ठीक है, जिसमें कि नॉन ऑफिशियल मीन्स से वी आर फॉलोइंग द डिप्लोमेटिक चैनल्स. उसमें अगर आपके पास एक तो आपके
कि बिल्कुल रिलेशनशिप ब्रोकन है, कोई नेगोशिएशन नहीं चल रही है, और देयर इज़ नो ट्रैक टू डिप्लोमेसी एज वेल। उसमें क्या है, देयर इज़ क्लियरली दिस इज़ अ फेलियर and the most important thing of diplomacy is to keep the dialogue going, which is not happening in the failure of diplomacy. Even it's going around in circles, मतलब कि there is बातचीत चल रही है लेकिन कोई उसका रिजल्ट नहीं निकल रहा है, लेकिन स्टिल ये है कि जो इशू है दैट इज़ ऑन द टेबल। सो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मार्टिन ब्राउन, अगर आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो बिल्कुल नहीं चल रहे हैं, आप बातचीत नहीं कर रहे आपस में किसी इशू के ऊपर जो आप दो स्टेट्स के दरमियान है, देन दैट इज़ द फेलियर ऑफ डिप्लोमेसी। सो एज डिस्कस्ड, डिप्लोमेसी के टाइप्स होते हैं, डिफरेंट मीन्स के थ्रू जो है डिप्लोमेसी जो है उसको फंक्शनल बनाया जाता है। जैसे इनिशियली आई टोल्ड यू कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद जब नेशन स्टेट्स बनते हैं उसमें स्टेट्स जो हैं पहली दफ़ा जो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो एक्सचेंज कर रहे हैं। सो ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी में क्या है कि बिटवीन टू स्टेट्स जब आप रिप्रेजेंटेटिव्स चेंज कर रहे हैं और दोनों स्टेट्स के जो रिलेशंस हैं वो स्ट्रेंथन हो रहे हैं, इसको हम ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी कहते हैं। समिट डिप्लोमेसी क्या है कि जब हम ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद यूरोप में क्या है कि कॉन्फ्रेंसेस होना शुरू हो गई। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 3, 4, 5 जितने भी स्टेट्स को दे यूज्ड टू इनवाइट इन यूरोप, दैट वाज विद लिमिटेड स्कोप। लेकिन क्या है कि हम इसको समिट डिप्लोमेसी कहते हैं कि देयर वाज अ प्लेटफॉर्म जिसमें कि स्टेट्स इकट्ठे होकर दे यूज्ड टू डिस्कस अबाउट द म्यूचुअल कंसर्न इश्यूज जो उनके होते थे। लेकिन अभी क्या है कि समिट डिप्लोमेसी में इट कैन बी अ ह्यूज कॉन्फ्रेंस, इट कैन बी अ स्मॉलर इवेंट, ठीक है। कोर्सिव डिप्लोमेसी, एज आई टोल्ड यू, कोर्सिव का यहाँ पे मतलब बिल्कुल नहीं है कि जो डिप्लोमेट्स हैं दे आर यूजिंग वेपन्स, दे आर किलिंग ईच अदर, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड इन डिप्लोमेसी। कोर्सिव डिप्लोमेसी का मतलब है कि आप एक रिगरस डिप्लोमेटिक कैंपेन चला रहे हैं और मे बी यू आर थ्रेटनिंग विद वर्ड्स। सो डिप्लोमेटिक जो चैनल्स हैं उनका काम सिर्फ अल्फाज का इस्तेमाल है, ठीक है। सो देयर इज़ नो यूज़ ऑफ हैंड्स, देयर इज़ नो यूज़ ऑफ वेपन्स। आप कहें कि आप कोर्सिव डिप्लोमेसी में आप फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम पाकिस्तान की सिचुएशन में देखते हैं कि वी आर कॉन्टीन्यूसली टेलिंग इंटरनेशनल कम्युनिटी के इंडिया की तरफ से हमें थ्रेट है, ठीक है। एंड इफ़ देयर इज़ सम कोई ऐसी चीज़ इंडिया की तरफ से होती है कि जिसमें पाकिस्तान को रिएक्ट करना पड़ता है, दैट वुड बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द ग्लोबल पीस। इस तरह की डिप्लोमेसी को हम कोर्सिव डिप्लोमेसी कहते हैं कि जिसमें आप थ्रेट कर रहे हैं दूसरी स्टेट को, या even if this is not threat, you are alarming the international community that this bad can be happen with the global peace. Public diplomacy, this is a very interesting domain, public diplomacy, जिसमें कि हम different channels use करते हैं डिप्लोमेटिक मीन्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे 2004 में क्रिकेट डिप्लोमेसी यूज़ की गई इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, जब इंडिया की टीम पाकिस्तान बुलाई गई। उसमें बहुत सारे लोगों को वीज़ाज इशू किए गए, इंडिया की तरफ से बहुत सारे लोग पाकिस्तान आए। दैट वाज द यू कैन से गेट टुगेदर ऑफ बोथ द नेशंस के जो सिविलियंस हैं, दे मेट ईच अदर और दे शेयर देयर कल्चर, देयर ट्रेडिशंस, विच वाज इन पहले भी वो वहाँ पे बिकॉज दे वर लिविंग टुगेदर। सो दिस काइंड ऑफ डिप्लोमेसी जो है पब्लिक डिप्लोमेसी आज के ज़माने में कंटेम्प्रेरी इरा में इट इज़ वेरी कॉमन। क्रिकेट डिप्लोमेसी के अलावा सॉफ्ट पावर की बात मैंने आपसे की कि सॉफ्ट पावर में जैसे हम बॉलीवुड की एग्जांपल लेते हैं कि बॉलीवुड जो है वो एवरीवेयर दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं कुछ लोग जानते होते हैं बॉलीवुड को, ठीक है। इवन दे आर नॉट इनटू दिस साउथ एशिया का अगर उन्हें इतना ज़्यादा नहीं भी पता, फिर भी वो बॉलीवुड की वजह से कुछ ना कुछ जानते होते हैं। सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ सॉफ्ट पावर फ्रॉम इंडिया। इसी तरह अमेरिकन मूवीज़ हैं, अमेरिकन सीरीज़ हैं, you watch them, फुटबॉल है, क्रिकेट है। सो these nowadays contemporary era में ये सब चीज़ें जो हैं they are used as the public diplomacy channels. And the last one is digital diplomacy. As we have seen the use of social media, the common and widespread use of social media, not by the general public but also by the official authorities. So almost prime ministers, presidents, they are on social media, they're using Twitter, फेसबुक, यूट्यूब चैनल्स। सो इन चैनल्स के थ्रू जो डिप्लोमेसी आजकल हो रही है, फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टेट का कोई गवर्नमेंट चेंज हो रही है, अदर जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं दे आर कॉन्ग्रेचुलेटिंग देम ऑन सोशल मीडिया
सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ डिजिटल डिप्लोमेसी जो कि सोशल मीडिया चैनल्स को यूज़ करते हुए की जा रही है। उसके अलावा अगर हम करंट सिचुएशन में देखें कि जब हम एक पेंडेमिक के सिचुएशन से निकल रहे हैं, उसमें ड्यूरिंग द पेंडेमिक क्या होता है कि वी हैव यूज्ड डिजिटल चैनल्स, फॉर एग्जांपल जूम है, डिफरेंट मीटिंग पॉइंट्स हैं जो कि डिजिटल वर्चुअल मीटिंग पॉइंट्स हैं। ड्यूरिंग द पेंडेमिक जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं, डिफरेंट जो सेवरल जो मीटिंग्स हैं दे हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड ऑन जूम। अगर आप WHO की जो ब्रीफिंग्स हैं या मीटिंग्स हैं दे आर ऑल्सो बीन ऑर्गेनाइज्ड ऑन जूम। सो ये सब जो चीज़ें हैं दे आर इन दिस डोमेन ऑफ डिजिटल डिप्लोमेसी, जिसमें कि आप वर्चुअल चैनल्स को यूज़ करते हुए डिप्लोमेसी को फंक्शनल कर रहे हैं। जी, सो नाउ वी नो कि डिप्लोमेसी क्या होती है। दिस इज़ नॉट फॉरेन पॉलिसी बट दिस इज़ अ टूल टू रेगुलेट द फॉरेन पॉलिसी। देन वी नो कि सक्सेसफुल डिप्लोमेसी क्या होती है, एंड देन फेलियर ऑफ डिप्लोमेसी क्या है, एंड टाइप्स ऑफ डिप्लोमेसी क्या हैं। सो द नेक्स्ट थिंग आई वुड वांट टू टॉक अबाउट इज़ द डिप्लोमेट, कि एक डिप्लोमेट कौन होता है, जो कि डेफिनेटली जो डिप्लोमेसी है उनको प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो जो डिप्लोमेट्स हैं, डिप्लोमेट्स आर द आइज एंड ईयर्स ऑफ द स्टेट्स। जो एक डिप्लोमेट है वो एक स्टेट का दूसरी स्टेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड दे आर एक्टिंग एज द आइज एंड ईयर्स ऑफ दैट स्टेट, डिसेंडिंग स्टेट जो उनको भेज रही है उस जगह पे। डिप्लोमेट्स जो हैं दे हैज़ नथिंग टू डू विद यूज़ ऑफ फोर्स, जैसे मैंने आपसे पहले डिस्कस किया कि ये डिप्लोमेसी जो है इट इज़ थ्रू पीसफुल चैनल। सो डिप्लोमेसी में यू डू नॉट यूज़ फोर्स। The purpose is to safeguard the national interest. So जो भी ये diplomatic channels के through strengthening of relationship हो रहा है, it is because of the safeguarding the national interest. Functions जो हैं diplomats के I've written here, this is the representation, negotiation, reporting, safeguard national interest, and the last one is promoting friendly relations. सो एज आई हैव टोल्ड यू कि जो हेड ऑफ़ द स्टेट हैं, जैसे कि जो हेड ऑफ़ द मिशन हैं, जो एम्बेसडर्स हैं और डिप्टी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं मिशन के, और जो ऑफिसर्स हैं मिशन में, फॉर एग्जांपल एम्बेसी में आपके पास एम्बेसडर्स होते हैं, दैट दोज हु आर द हेड ऑफ़ द मिशन। उसके अलावा आपके पास ऑफिसर्स हैं, फर्स्ट ऑफिसर हैं, सेकंड ऑफिसर हैं, थर्ड ऑफिसर हैं, दे ऑल हैव बीन गिवन डिफरेंट, जो उनको डिफरेंट ड्यूटीज़ दी जाती हैं, डिफरेंट ड्यूटीज़ डिज़ाइन की जाती हैं। उसके अलावा देर आर असिस्टेंट्स, देर आर अदर स्टाफ मेंबर्स जो कि एम्बेसीज़ में काम कर रहे होते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि एम्बेसीज़ में समटाइम्स वी हैव कमर्शियल इंटरेस्ट विद द कंट्री। फॉर एग्जांपल नीदरलैंड्स में पाकिस्तान ने फ्यू ईयर्स बैक वी हैव साइंड एन एग्रीमेंट विद देम। एवरी समर वी विल सेंड देम मैंगोज़। पाकिस्तान के जो मैंगोज़ हैं दे आर बीन सोल्ड इन नीदरलैंड्स पाकिस्तान के टैग के साथ, ठीक है। सो ये दिस ऑल प्रोसेस वाज डन थ्रू द एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान इन द नीदरलैंड्स। सो ये जो है कमर्शियल अटैची जो होते हैं, जो उस एम्बेसी में होते हैं, ये उनका काम होता है। सो जो कॉमर्स का काम है, ये सब चीज़ें कमर्शियल अटैची कर रहे होते हैं। सिमिलरली इन सम एम्बेसीज देयर आर डिफेंस अटैचीज जिनके साथ हमारे सिक्योरिटी इंटरेस्ट होते हैं। सो द कंट्री वट एवर कंट्रीज, पाकिस्तान है तो वो भी अपने डिफेंस अटैची को भेजेंगे उस कंट्री में जो सिक्योरिटी से, डिफेंस से रिलेटेड स्ट्रेटजीज़ हैं उनके बारे में काम करने के लिए। सो जो भी ये सारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं कंट्री के, ये सब क्या करें, दे आर रिप्रेजेंटिंग देयर कंट्री। इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट योर कंट्री इन अदर कंट्री एज द ऑफिशियल, क्या है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है लॉयल्टी, कि आपकी लॉयल्टी हो और आप पैट्रियोट हो अपनी कंट्री के लिए, बिकॉज यू आर गोइंग टू सर्व योर कंट्री इन अनदर कंट्री, ठीक है। सो रिप्रेजेंटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, नेगोशिएशन। आई हैव टोल्ड यू कि डिप्लोमेसी जो है दिस इज़ ऑल अबाउट दी पीसफुल मीन्स। पीसफुल मीन्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि दे नेगोशिएट। जैसे हम देखते हैं कि एक स्टेटमेंट आई है, एम्बेसडर जो UN में है न्यूयॉर्क में, दे आर गिविंग अ स्टेटमेंट, जिनीवा में दे आर गिविंग अ स्टेटमेंट, देयर इज अ स्टेटमेंट फ्रॉम फॉरेन ऑफिस। सो ऑल दी स्टेटमेंट्स क्या हैं कि नेगोशिएट करके दे मेक रिपोर्ट्स and they give that information to the people. So there is no use of force, they are using peaceful means to get information and to provide information. Another important thing is कि diplomats because they are representing their state, एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है जो अगर negotiation करनी है कि उनकी जो communication skills हैं, जो training है, that should be to that point.
दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ द डिप्लोमेट्स कि उन्होंने बात कैसे करनी है, किस तरह से अपनी कंट्री के जो इंटरेस्ट हैं उनको हाईलाइट करना है दूसरी कंट्री में जाके। द नेक्स्ट थिंग इज़ रिपोर्टिंग। अब रिपोर्टिंग क्या है? रिपोर्टिंग में आता है जी जो आपके, बिकॉज यू आर देयर टू सेफगार्ड योर नेशनल इंटरेस्ट, आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर रहे हैं एक दूसरी कंट्री में जाके। उस कंट्री में जो भी, लेट्स सपोज कि देयर इज ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जो भी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं विच इज़ ऑफ योर इंटरेस्ट, आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड है, आपकी कंट्री के जो इंटरेस्ट हैं वो उससे रिलेटेड है, तो आप क्या करते हैं कि यू मेक अ रिपोर्ट एंड यू रिपोर्ट बैक टू योर कंट्री। जो भी अथॉरिटी है आप उसको रिपोर्ट बैक करते हैं। इस सब चीज़ को रिपोर्टिंग कहते हैं। रिपोर्टिंग में स्पाइंग नहीं आता है, एस्पिनेज नहीं आता है। प्लीज़ कीप दिस इन माइंड, डिप्लोमेट स्पाइज नहीं होते हैं। सो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो कि किसी दूसरी कंट्री को हार्म कर सकती है, उस तरह की इन्फॉर्मेशन डज नॉट इंक्लूड इन रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में जो पीसफुल रिलेशन को कंटिन्यू करने के लिए, रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए चीज़ें होती हैं, उसमें हम रिपोर्टिंग को इंक्लूड करते हैं। सेफगार्डिंग नेशनल इंटरेस्ट, एज आई टोल्ड यू, जो भी नेशनल इंटरेस्ट हैं उसको सेफगार्ड करना है एक डिप्लोमेट ने दूसरी कंट्री में जाके। जैसे कि अगर कश्मीर का एक इशू है, सो जो एम्बेसडर हैं यूएन में, जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं यूएन मिशन में, दोज पीपल, जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं, दे वुड बी द वंस जो कि ज़्यादा काम कर रहे होंगे इस इशू पे, टू हाईलाइट दैट इशू इन द यूएन, इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। दिस इज़ हाउ दे आर सेफ गार्डिंग देयर नेशनल इंटरेस्ट। जो भी उनके नेशनल इंटरेस्ट हैं उनको वो वहाँ पे बैठ के थ्रू निगोसिएशन, थ्रू रिप्रेजेंटेशन, दे आर सेफ गार्डिंग दैम। Another important thing in diplomacy is the promotion of friendly relations. Friendly relations की promotion कैसे होगी? Through all these means जो मैंने आपको बताए हैं। उसके अलावा डिप्लोमेट्स का एक और काम भी होता है इंटीग्रेशन इनटू द सोशल लाइफ ऑफ अनदर कंट्री। अब इंटीग्रेट कैसे करते हैं डिप्लोमेट्स के जो भी कंट्री में दे आर बीइंग पोस्टेड, वहाँ पे समटाइम्स दे ऑर्गेनाइज अ पब्लिक जो है इवेंट ऑर्गेनाइज करें। मे बी इट्स अ फुटबॉल इवेंट, मे बी इट्स हॉकी गेम, मे बी इट्स एन इवेंट इन द एम्बेसी टू टॉक टू दी जो जनरल पब्लिक है उनसे बात करने के लिए। So these kind of activities are also being done at the embassy of your country or any other country in your country. The last thing I would want to talk to you about the embassy's premises जो होते हैं, we will be discussing about diplomatic immunities. But जो embassy है, आपकी country की जो embassy है, that is your home. So sovereignty का जो एक concept है state का, that is also applied on the embassies, जैसे हमने discuss किया था state jurisdiction में कि जो एम्बेसी है किसी भी मुल्क में वो आपकी ही स्टेट जुरिस्डिक्शन में आती है। सो दैट इज़ योर होम। इसी तरह जो डिप्लोमेट्स हैं, दे आर देयर टू सर्व द पीपल। जो वहाँ पर लोग हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग हैं, दे कैन रिजॉर्ट टू द एम्बेसी, दे कैन गो देयर, दे कैन डिस्कस देयर इशूज। दिस इज ऑल्सो बीइंग डन एट द एम्बेसी प्रेमिसेस. So everybody, this is very important for diplomats to be given these diplomatic immunities. Diplomatic immunities basically क्या होती हैं कि जो diplomats हैं वो local law में try नहीं किए जा सकते हैं, criminal law में in another country. उसमें क्या होता है कि diplomatic immunities में वियना कन्वेंशन on diplomatic relation 1961 में, this is the most accepted international कस्टमरी लॉ जिसको कि कोडिफाई कर दिया गया वियना कन्वेंशन में, कि जो डिप्लोमेट्स हैं एक तो दे विल बी सेंट टू अदर कंट्रीज और दूसरा दे विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दी लोकल लॉ। अब लोकल लॉ से इसलिए एग्जेम्प्ट करना ज़रूरी था बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटिंग अनदर कंट्री इन अ रिसीविंग कंट्री। सो रिसीविंग कंट्री में उनकी जो ड्यूटीज़ हैं, जो उनकी परफॉर्मेंस है, उसको कुछ इफ़ेक्ट ना पड़े, इसलिए उनको एग्जेम्प्ट किया गया लोकल लॉ से एंड लोकल टैक्सेस से। ठीक है, इन केस अगर कोई ऐसा इशू हो जाता है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं कुछ डिप्लोमेट्स, उसमें क्या होता है कि वो उनको ट्राई नहीं किया जाता है उस कंट्री में, बल्कि उनको पर्सोना नॉन ग्राटा, नो मोर डिज़ायर का एक स्टेटस दे के वापस उनकी कंट्री में भेज दिया जाता है। और जो भी लॉज एंड रेगुलेशंस वहाँ पर मौजूद होते हैं उस वायलेशन के, उसके अकॉर्डिंगली उनको पनिश या जो भी पेनल्टी डालनी होती है वो सारा प्रोसीजर प्रैक्टिस किया जाता है। सो वियना कन्वेंशन ऑन दी डिप्लोमेटिक रिलेशंस, जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि ये एक कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा है जिसको कोडिफाई किया गया 1961 में, और 1964 में ये इन्फोर्स हो गई, जिसमें कि फिर जितने भी स्टेट्स इसके मेंबर्स थे
दे स्टार्टेड फॉलोइंग दोज प्रोविजंस जो कि इसमें मेंशन की गई। वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस में दे हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्रेमिसेस ऑफ द एम्बेसी, जो कि एम्बेसी की बिल्डिंग है, जो एम्बेसी में जैसे कि जो पर्सनल है, एम्बेसडर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, किस तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी। डिप्लोमेटिक बैग है, जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन पर्सनल के, उनको किस तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी, और जो स्टाफ मेम्बर्स हैं वहाँ के, उनको कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी। सो अकॉर्डिंग टू द वियना कन्वेंशन, जो एम्बेसी है प्रेमिसेस, जो प्रेमिसेस हैं एम्बेसी का, दैट इज़ इनवॉयलेबल, आप उसमें एंटर नहीं हो सकते। जैसे मैंने आपको बताया कि जो सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है कि जो एम्बेसी है दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट स्टेट, व्हेन इट इज़ अ पार्ट ऑफ द स्टेट अनदर कंट्री, जहाँ पर हालांकि जबकि वो मौजूद है, उस सूरत में भी जो जिस जगह पर वो एम्बेसी है वहाँ की कोई भी पुलिस, कुछ भी जो फोर्सेस हैं वो उस एम्बेसी में विदाउट परमिशन एंटर नहीं हो सकते हैं। सो जो ये प्रेमिसेस इम्यूनिटी है, ये जो एम्बेसीज हैं, डिप्लोमेटिक मिशंस हैं, डिप्लोमेटिक काउंसलेट्स हैं, इन सब के पास मौजूद होती है। जैसे कि हमने देखा कि यूएस में जो ईरानियन होस्टेज था 1979 में, until that was being done by the civilians, that was another matter। जब लेकिन गवर्नमेंट सपोर्टेड एक्चुअली इनडायरेक्टली और डायरेक्टली सपोर्टेड दैट इंसिडेंट, तो फिर क्या है कि वो इशू जो है वो गवर्नमेंट के जो जुमरे में चला जाता है कि द गवर्नमेंट इज़ वोलेटिंग इंटरनेशनल लॉ, जिसमें कि ये कस्टमरी लॉ है डिप्लोमेटिक रिलेशंस पे। So as I've told you, the premises of the embassy is inviolable. You cannot enter the embassy without the permission of the embassy personnel जो कि वहाँ पे head of the mission मौजूद हैं। उसके अलावा you cannot destroy or harm the premises of the embassy। इसी तरह जो ambassadors हैं they are immune to the local law, so you cannot try those people in the local law। जो एम्बेसडर की घर है दैट इज़ ऑल्सो इम्यून, आप उसको चेकिंग नहीं कर सकते हैं, कोई भी फोर्सेस उसके घर में एंटर नहीं हो सकती। सिमिलरली जो ऑफिसर्स के घर हैं उनको आप चेक नहीं कर सकते, उनकी गाड़ियों को चेक नहीं कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल अंडर द डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ डिप्लोमेटिक बैग। अब डिप्लोमेटिक बैग जो है दैट इज़ वन थिंग जिसमें के डिप्लोमेटिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं और एनीथिंग विच इज़ ऑफिशियल, विच इज़ कॉन्फिडेंशियल, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आप भेज रहे हैं, सो दैट कैन नॉट बी चेक्ड एट द कस्टम्स पोस्ट। सो कस्टम्स वाले जो हैं वो डिप्लोमेटिक बैग्स को ओपन नहीं कर सकते हैं। इस पर क्लियरली लिखा होता है कि दिस इज़ डिप्लोमेटिक बैग, उस पर नाम लिखा होता है कि जिसको एड्रेस कर रहा है वो बैग, उस बैग को सिर्फ वही ही इंडिविजुअल ओपन कर सकता है जिसके लिए वो बैग भेजा गया है। फैमिली मेम्बर्स, अब डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज़ फैमिली मेम्बर्स के पास भी होती है, जो कि स्टाफ के ऑफिसर्स के जो एम्बेसडर के फैमिली मेम्बर्स होते हैं। यू कैन नॉट ट्रायल देम एज वेल इन द क्रिमिनल एक्टिविटीज़। ऑल्सो दीज मेंबर्स की अगर कोई व्हीकल हैं, कोई गाड़ियां हैं, उनको चेक नहीं किया जा सकता है, ठीक है। सिमिलरली जो स्टाफ हैं उस एम्बेसी के, अगर वो उस जगह पर बोर्न नहीं है, फॉर एग्जांपल स्विट्ज़रलैंड में अगर पाकिस्तान की कोई एम्बेसी है और पाकिस्तान से स्टाफ गया हुआ है स्विट्ज़रलैंड में टू सर्व पाकिस्तान, उस सूरत में दे विल हैव द इम्यूनिटी। बट अगर कोई स्विस नेशनल जो कि पाकिस्तान ओरिजिन का वर्किंग देयर, सो दोज थिंग्स विच आर बीइंग डन ऑफिशियली, उसमें दे विल बी इम्यून। बट अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में दे आर बीइंग इन्वॉल्व, because they are the nationals of that receiving country, they will be tried in the local law. Alright, so the last thing I would want to discuss with you is the diplomatic immunity में जो staff है, if they are traveling for the work purpose or during the tenure of their posting, जिस tenure में वो posted हैं किसी जगह पे, एयरपोर्ट्स पे they cannot be checked, उनका जो सामान है उसको आप चेक नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर दे आर गोइंग टू अ पर्सनल वेकेशन या कुछ इस तरह वो जो है पर्सनल लेवल पे आफ्टर दे पोस्टिंग दे आर गोइंग, तो फिर क्या है उनकी चेकिंग की जा सकती है। सो जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज़ हैं स्टार्ट हो जाती हैं जैसे ही जो पर्सनल हैं वो लैंड करते हैं रिसीविंग स्टेट में, एंड दे कंटिन्यूड अंटिल दे लीव दैट प्लेस एंड दे लैंड बैक इन देयर कंट्री, ठीक है। सो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज़ जो है इट कवर्स ऑल दीज आस्पेक्ट, द प्रेमिसेस ऑफ द एम्बेसी,
the personnel, family members and staff. So today we have discussed about diplomacy, about the diplomat, functions of diplomat and the diplomatic immunities. Thank you so much. I will see you in the next video.